नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जरा ध्यान से इस बात को सुनिए और समझिएगा कि अगर मॉनसून यानी कि बारिश प्रॉपर पूरी तरह से नहीं हुई तो ये आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। पहला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये आग्रह करता हूं आप लोगों से कि इन बातों को समझिए। कल मैंने इस बात को उठाया था, उसका एक अंश मैं उस कार्यक्रम का आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि 500 करोड़ के प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से क्या हासिल कर सकती है सरकार। आज हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम वाकई सूखे की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या सिचुएशन बन सकती है। कुछ सरल आंकड़े हैं, इनको आपके सामने रख रहा हूं। अगर मॉनसून पूर्णतः कमजोर हुआ इस वर्ष में तो जरा देखिए आपके हमारे जिंदगी पर होने वाले असर के इन आंकड़ों को। सबसे पहले खरीफ की फसलों पर असर। 11 जुलाई तक औसतन 396 लाख हेक्टेयर जमीन में बुआई होती है, यानी कि सीडिंग होती है, उसमें धान बोया जाता है। लेकिन इस साल 11 जुलाई तक सिर्फ 257 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई यानी कि करीब 140 लाख हेक्टेयर की जो सीडिंग होती है, खेतों में जो बीज को बोना होता है, उसकी कमी है। इतने बड़े वर्ग क्षेत्र में उसकी कमी है, जरा इसको समझिए। दूसरा पॉइंट आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, चावल पर असर। 11 जुलाई तक औसतन करीब 108 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई। इस साल सिर्फ 87 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई है, यानी 20% से ज्यादा की गिरावट। ये आपको बहुत रीसेंट नंबर्स, बहुत हाल के आंकड़े हम दे रहे हैं 11 जुलाई को। आपसे मैं बात कर रहा हूं 15 जुलाई को। दाल पर असर। इन्हीं चीज की कीमतें बढ़ती है ना बहुत तेजी से। दाल पर असर, दाल पर असर आप देखिए। 11 जुलाई तक औसतन करीब 25 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई। इस साल 11 जुलाई तक ही करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन पर हुई बुआई, यानी 40% से ज्यादा की गिरावट। ये दाल है। यहां पर हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन एफसीआई के, इनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तिलहन ऑयल सीड प्रोडक्ट्स आप जिसको कहते हैं, 11 जुलाई तक 64 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई और इस साल 11 जुलाई तक 22 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई, यानी कि 65% से ज्यादा की गिरावट। छोटा सा अंश मैं आपको दिखा रहा हूं कि कल मैंने क्यों ये प्राइस स्टेबलाइजेशन के 500 करोड़ रुपए के विषय को उठाया था। ये कल का कार्यक्रम है न्यूज पॉइंट, उसका छोटा सा अंश देखिए, फिर मैं आपको बाकी के पैनल से मिलाता हूं। ग्रोथ जो है ये एक दूरगामी विषय होता है, लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है किसी प्रधानमंत्री का। आप साल दर साल यानी कि एनुअल स्ट्रक्चरिंग में साल दर साल आप तरक्की की क्या दर हासिल करना चाहते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसी समस्या होती है, महंगाई एक ऐसी समस्या होती है जिससे आपको बहुत तेजी से डील करना होता है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को जब रिलीज किया था इस लोकसभा चुनाव में, तब उन्होंने एक फंड की बात की थी। एक फंड ताकि अगर कीमतें ऊपर नीचे हों तो सरकार के पास एक मुश्त, एक ऐसा पैसा होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो कीमतें अगर ऊपर नीचे हो रही हैं तो आपको उसकी तकलीफ ना हो देने। थोड़ी सी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली के माध्यम से। कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता से अनिश्चितता पैदा होती है और किसानों को मुश्किल होती है, ये अरुण जेटली का कहना है। उसे कम करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए 500 करोड़ का फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ का फंड। ये फंड 500 करोड़ मोटे अनाज, सीरियल्स और सब्जियों के लिए है। ये उन्होंने हाल के बजट में जो है इस बात को अरुण जेटली ने रखा है।
और हमारे साथ जो आज पैनल में मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात करा दूं। आलोक सिन्हा हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एफसीआई के, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। हिमांशु है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। हिमांशु की रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हिमांशु ने ही इस मसले को मुझे कल के मेरे कार्यक्रम के बाद मुझसे मुलाकात की बात की और कहा कि इस मसले को हमें आज उठाना चाहिए, जो मैं क्रेडिट देता हूं हिमांशु को। बहुत जरूरी है हमारे लिए उठाना। प्रवीण झा कल मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप सब जानते हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज और प्लानिंग के प्रोफेसर है प्रवीण झा साहब, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। शरद प्रधान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि लखनऊ से एक सीनियर जर्नलिस्ट है। कुछ देर में कमाल खान साहब हमारे पास होंगे। लखनऊ और यूपी की भी हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट के जरिए हिमांशु इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि अगर मॉनसून वाकई खराब है और सूखे की स्थिति है, आप अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन मैनेज हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, कहीं हम एक ऐसी तस्वीर की तरफ तो नहीं देख रहे हैं कि उसके बाद बहुत तेजी से ये कीमतें, ये दाम आपकी हमारी जिंदगी के लिए बढ़ जाएं। जरा हिमांशु की इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। कमजोर मॉनसून का असर जमीन पर दिखने लगा है। देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य बारिश भी न होने से खेत सूखे पड़े हैं, खाली पड़े हैं। आधी से ज्यादा जमीन पर बुआई नहीं हो सकी है। एनडीटीवी को कृषि मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 11 जुलाई तक 35% कम बुआई हुई है। पिछले साल की तुलना में धान की बुआई 20% कम हुई है। दलहनों की बुआई 45% कम हुई है। कुल मिलाकर सभी फसलों की बुआई 34% कम होने की आशंका है। कांग्रेस पूछ रही है कि कमजोर मॉनसून की हालत से निपटने के लिए बनाए गए सरकार के कंटिजेंसी प्लान का क्या हुआ। देश में 50 से 60% तक सूखे के आसार हैं। इतनी गंभीर परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूखे से निपटने की बजाय दुर्भाग्य से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब तक मॉनसून की बारिश तकरीबन 43% कम हुई है। जलाशयों का पानी रोज घट रहा है। हालात 2009 से भी बुरे बताए जा रहे हैं, जिस साल पिछले 37 सालों का सबसे बुरा सूखा पड़ा था। सरकार कहती है कि हालात पर उसकी पूरी नजर है। जब भी कम पड़ी चीज बाहर से हो या और कई देश में जहाँ भी मिलती है वो वहाँ से लाके सप्लाई करना पड़ेगी। महत्वपूर्ण खरीफ की फसलों की बुआई में गिरावट पहला महत्वपूर्ण संकेत है कि कमजोर मॉनसून का असर इस साल खरीफ की पैदावार पर पड़ सकता है। अगले एक हफ्ते में अगर मॉनसून की स्थिति में सुधार नहीं आया तो हालात से निपटना मोदी सरकार के लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली से सुरेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हिमांशु, सबसे पहले मैं आपके पास ही सीधे आऊंगा। मतलब क्या है? सरकार बार बार कह रही है कंटिजेंसी प्लान के लिए, उसके बाद हम कमाल खान की एक रिपोर्ट यूपी से दिखाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप एक तरफ थोड़ा सा गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने फूड इन्फ्लेशन को हल्का सा मैनेज किया है। आपकी रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपकी 20%, 40% अगर दाल और चावल की उत्पादन में, बुआई में कमी हो जाएगी तो आप एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ देख सकते हैं। सरकार का ये एक्चुअल कंटिजेंसी प्लान है हिमांशु, ये है क्या? कंटिजेंसी प्लान जो तैयार किया गया है कृषि मंत्रालय में, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। एक डीजल सब्सिडी किसानों को दी जाए अलग से। उसमें 500 जिले हैं देश में जिनको की जो कि प्रभावित हो सकते हैं सूखे से। उसकी एक लिस्ट भी तैयार की गई है। वहां से राज्यों से अधिकारियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है, बातचीत चल रही है। साथ में एडवाइजरीज भी स्टेट्स को इशू की गई है सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम ये भी बताना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है कि जो जलाशय में जितना पानी पिछले साल था उतना अभी नहीं है। मुझे याद है सदर्न स्टेट्स में जो लेटेस्ट रिपोर्ट सेंट्रल वाटर कमीशन की है, उसमें यह कहा गया है कि दक्षिण भारत में जो बड़े जलाशय हैं उसमें पिछले साल आज की तारीख में 31% पानी था, लेकिन वो स्तर घट के इस साल 12% है। तो जब आपके जलाशय में कम पानी होता है तो उसका सीधा मतलब है कि आप सिंचाई के लिए किसानों को जितना पानी आमतौर पर देते हैं या जितना किसानों को जरूरत है उतना पानी आप उनको नहीं दे सकते। पीने के पानी की सप्लाई पर भी आपका असर पड़ सकता है। जो बिजली प्रोडक्शन होता है पानी से, उस पर कहीं पर असर पड़ सकता है। तो कंटिजेंसी प्लान के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आलोक सिन्हा, जो उन्होंने कहा कि कंटिजेंसी प्लान के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट के बारे में मैं और आप हम बहुत वर्षों से चर्चा कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि जो अनाज पड़ा सड़ रहा है आप उसको लोगों तक पहुंचाइए। अब ये पुरानी सरकार की बात है, अब ये नई सरकार आ गई। अगर आप इस तरह से लैक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की कमी के स्थिति में आ जाएंगे,
बगैर कंटिंजेंसी प्लान को लागू किए हुए तो हम किस मुसीबत की तरफ देख रहे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में जहां तक खाद्यान्न की उपलब्धि का प्रश्न है, हाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात है, ये बार बार रिपीट, आप सारे एक्सपर्ट आके हाँ। कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम FCI नहीं है, के लेकिन पास फिर भी करीब- अनाज उपलब्ध नहीं होता, समस्या तो वहीं पर आकर रुकती है। लेकिन यदि फूड आउटपुट में हाँ। कोई कमी आ जाए, यदि मॉनसून ना आ पाए, मतलब बाकी 40% जो अभी तक नहीं आया है, तो ऑब्वियसली चावल के आउटपुट में बहुत कमी आएगी। बहुत कमी आएगी, उसका सही बात असर है। 6 महीने बाद आएगा। ठीक है, लेकिन उसका भी एक रेमेडी ये है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट भी कर सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोई कमी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये होगी कि जो उपलब्ध खाद्यान्न है उसको गांव तक कैसे पहुंचाया जाए ना। पीडीएस जहां पर आपकी पीडीएस की भूमिका आ जाती है, जी। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बिल्कुल चरमरा चुकी है, बहुत सारे राज्यों में अच्छी भी है। जी हाँ, तो लेकिन एक सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है जी। कि दाल की और मैं खाने के तेल की जिक्र करूंगा। आलोक सर जिक्र कर रहे थे कि एनफ स्टॉक्स हैं हमारे पास, हमारे पास गेहूं और चावल के एनफ स्टॉक्स हैं। दाल हम आयात करते हैं अपनी जरूरत का पूरा, सही बात, हम अपने सही नहीं बात, करते। हाँ। खाने का जो और तेल दाल का इन्फ्लेशनरी पैटर्न आप बहुत जी, ज्यादा बदल नहीं खाने का पाए, जो तेल है सरकारें एसोचैम, बदल नहीं पाई मुझे दाल याद का है कि इन्फ्लेशनरी पैटर्न जो है। जी, एसोचैम की जो पहली रिपोर्ट आई थी कमजोर मॉनसून के ऐलान के बाद, उसमें ये कहा गया था कि हमारा जो डिपेंडेंस है, हाँ। खाने पीने का तेल हम आयात करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो खाने पीने के तेल का वो काफी बढ़ जाएगा अगर प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। तो ये सब मैं आलोक से वापस इसके बाद में शरद प्रधान और कमाल खान के पास आना चाहूंगा। खासतौर पर कमाल की एक रिपोर्ट आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर पर पहले दिखाऊंगा मैं। आलोक, इसीलिए एफसीआई डिबेट आता है। कल ही मैं इस बात को रख रहा था आंकड़ों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, कि नरेंद्र मोदी की जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री से, तब से ये राय थी कि एफसीआई को अलग अलग हिस्सों में बांटना। ठीक है, अब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा किया। क्या यहां पर एफसीआई अलग अलग हिस्सों में बंटने के बाद वो एजेंसी हो सकती है जो इस तरह की क्राइसिस अगर आए तो लोगों तक अनाज ज्यादा आसानी से पहुंचा सकेगी? देखिए, एफसीआई तो खाद्यान्न अपने इन्वेंटरी से स्टेट गवर्नमेंट को बेचती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लेकिन पीडीएस स्टोरेज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज भी इस मुल्क में लेकिन एफसीआई फिर भी वो की चले है। जाता है। जी। लेकिन जब वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, हाँ। स्टेट गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है कि पीडीएस के वो नेटवर्क पीडीएस के माध्यम से लोगों उसको को भेजे। पहुंचाए। ठीक है, ना पीडीएस का नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कहीं अच्छा है कहीं बुरा है, लेकिन यदि पॉलिटिकल विल दिखाया जाए और यदि सिग्नल हर एक कलेक्टर को दे दिया जाए कि आप अपने जिले में पीडीएस को इमीडिएटली उसको रिवाइव करिए जहां वो कमजोर है, तो उसके माध्यम से अवश्य ही जहां तक ड्राउट का प्रश्न है, खाद्यान्न को वहां तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें कोई उतनी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन पीडीएस नेटवर्क को जिन जिलों में कमजोर है, जिन उसको states में रिव्यू कम- करके आपको उसको बेहतर रिवाइव करना करना पड़ेगा। इमीडिएटली कलेक्टर का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो जानवर है उनको चारा और दाना देना पड़ेगा, ताकि, लेकिन अगर जानवर अगर बहुत वीक हो जाए या मर जाए तो दूध के उत्पादन में 4 महीने बाद बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल, गेहूं, ये और चारा और दाना इनको गांव तक पहुंचाया जाए थ्रू द पीडीएस सिस्टम। ठीक है, वक्त है कमाल खान की रिपोर्ट दिखाने का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तब मैं भी बहुत सारे गांव घूमा। मेरा मकसद था उस समय जो सामाजिक क्षेत्र में पैसा खर्च होता है वो क्या लोगों तक पहुंचता है, उसका आकलन करना। बहुत ही निराशाजनक जवाब मिले लोगों से। सामाजिक क्षेत्र में खर्च होने वाले पैसे को लेकर लोगों को स्कीमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको तंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको गांव में ब्लॉक के लेवल पर सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है। और ये मैं आपको महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर के बारे में बता रहा हूं। उसी में से एक तस्वीर को एक बार फिर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कमाल खान ने टटोला। पॉइंट यही है जो आलोक सिन्हा कह रहे हैं, अल्टीमेटली सरकार किसी की भी आ जाए, मनमोहन सिंह की चली जाए, नरेंद्र मोदी की आ जाए, जो लोगों के तक अनाज पहुंचाने का की व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है, और क्या राज्य सरकारें अपने तौर पर तैयार है इस बात के लिए कि अगर कोई सूखे की स्थिति आए तो सूखा कोई दिल्ली में अकेले नहीं पड़ता है, पूरे देश में होता है, उससे वो कैसे निपट सकती है। ये रिपोर्ट जरा कमाल की, गौर से देखिए आप। बाराबंकी के बनकुइया गांव में परशुराम सदमे में हैं। उनके पास 10 एकड़ की खेती है।
खरीफ में 10 एकड़ में सिर्फ धान बोते हैं। धान की रोपाई 20 जून से शुरू होनी चाहिए, जो बारिश न होने से अभी तक नहीं हो सकी। अगर बारिश हो भी जाए तो भी 30-40% का नुकसान है। अगर सही बारिश नहीं होती तो हमारा 50% नुकसान हो सकता है। अगर अभी से बारिश हो जाए तो शायद कम नुकसान हो, नहीं आगे तो ज़्यादा नुकसान की संभावना है। धान यूपी की बड़ी फसल है, जो यहाँ करीब 60 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। देश के कुल धान उत्पादन का 13.5% यहीं होता है। मजबूरन तमाम किसान ट्यूबवेल से खेतों में पानी भर के धान लगा रहे हैं, लेकिन बिना बारिश के धान पैदा करना नामुमकिन है। धान जब तक ऊपर से बारिश नहीं होगी धान नहीं हो सकता है। सींचने से हम हरा भरा खेत तो देख सकते हैं, लेकिन हम उसको पैदा नहीं कर सकते हैं। इस मौसम में ही केला भी बोया जाता है। बाराबंकी के रामसरन वर्मा 120 एकड़ में केले की खेती करते हैं। बारिश न होने से उन्हें 20 लाख के नुकसान का अंदेशा है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 48% कम बारिश हुई है। पश्चिमी यूपी में औसत से 73%, बुंदेलखंड में औसत से 72% और पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत से 28% कम बारिश हुई है। एक महीने के लेट मतलब 30 से 40% उत्पादन गिरना। यदि हम इसको लगा भी देंगे तो आगे ठंडी आ जाएगी, हमारा पौधा जो विकास नहीं करेगा तो और भी उत्पादन गिरेगा। इस देश की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी यूपी में ही रहती है। यूपी में 1 लाख से ज्यादा गांव हैं और यहाँ की 20 करोड़ में से 15 करोड़ 51 लाख से बड़ी आबादी इन गाँव में ही बसती है। इसलिए खेती से जुड़ी हुई कोई भी चीज होती है उसका सबसे ज्यादा असर यूपी में ही होता है। बाराबंकी में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे कमाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी वो उत्तर प्रदेश में रहती है। कमाल, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपके रिपोर्ट की जानकारी ये बता रही थी कि 70% से कहीं ज्यादा बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी ऑलरेडी है। स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें इसको कैसे एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले दिनों एक मीटिंग ली थी चीफ सेक्रेटरी ने और उनकी तरफ से जो बयान आया था उसमें सारे ज़िलों के डीएम्स को कहा गया था कि 3 लेवल पे इसके लिए तैयारी करनी है। एक तो फसलों के लिए एक प्लान बनाया जाए, दूसरा प्लान इंसान के लिए बनाया जाए और तीसरा प्लान जानवरों के लिए बनाया जाए। तीनों खेती के बहुत अहम हिस्से हैं और तीनों के मिलने से ही खेती होती है। तो आदमी के लिए कहा गया था कि उनके लिए बहुत तरह की स्कीम्स हैं जो पीडीएस के जरिए उनको अनाज देने की। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो अनाज उनके तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जो मेट डिपार्टमेंट है वो कहता है कि 20% प्लस माइनस जो है वो चलता है, उससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। अगर 20% प्लस माइनस होता है तो वो ठीक है, वो सूखे की स्थिति 20% माइनस होने से नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे अभी तक 70% से ज़्यादा हो गया है तो ऐसा समझा जाता है कि वो जो रेन डेफिसिट है वो कम नहीं हो पाएगा। हालांकि पूरे यूपी में 48% है और आज भी हमारी मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से बात हुई थी, उनका कहना है कि 2-3 दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो बहरहाल अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो वो कह रहे हैं कि जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाएगा और फसलों के लिए जो है जितनी भी नहरें हैं उनमें पानी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो जो नहरों के ज़रिए जो पानी मिलता है, जो ट्यूबवेल के ज़रिए, पंपिंग सेट के ज़रिए मिलता है, उसकी कमी ना होने पाए। अभी हमने बहुत सारे गाँव में देखा जहाँ बारिश नहीं हुई है, वहाँ धान की फसल रोपाई तक वो ट्यूबवेल से कर रहे हैं पानी लगा करके। लेकिन अगर इसके बावजूद बारिश नहीं होती है तो बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है, क्योंकि धान की फसल सिर्फ बाहर से सिंचाई लेके नहीं तैयार की जा सकती, उसके लिए बारिश होना ज़रूरी है। अब ये देखना है कि ये जो तैयारी है वो कह तो रहे हैं ज़रूर, कितनी मुकम्मल है, ये कितनी मुकम्मल है। शरद प्रधान, मेरा पॉइंट ये है कि पारंपरिक तौर पर हमने और आपने बहुत देखा है सियासत में कि एक किस्म की जंग राज्य और केंद्र के बीच शुरू हो जाती है कि साहब सेंटर हमारी मदद नहीं कर रहा है, इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। हम सब जानते हैं कि देश की इकोनॉमी इस तरह से परिवर्तित हुए है फ्री मार्केट के युग में कि राज्यों को एक तरह से आर्थिक तौर पर सेल्फ रिलायंट होना भी सीखना पड़ेगा। उनके यहाँ विपदा आ सकती है, उनके यहाँ सूखा पड़ सकता है, उनके यहाँ तमाम और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश जैसा गंभीर राज्य इस तरह की पारंपरिक समस्याओं से निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता, फिलहाल जो हालात हैं उनमें नहीं लगता कि कोई इस तरीके का सोच भी है
की पारंपरिक जो परेशानियां हैं, जो हालांकि आज तक जब ये मालूम है इन्हें कि हर कुछ साल पे सूखे की स्थिति आती है, कभी भी परमानेंट मेजर्स के बारे में सोचा ही नहीं जाता। ये एडहॉकिज्म चल रहा है और इसकी वजह बड़ी सिस्टमैटिक है। वजह यह है कि लोग यहाँ पे करप्शन इतना ज्यादा है कि ये चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति पैदा हो जिससे फंडिंग की जब डिमांड होती है तो इतनी जनरली बड़ी इन्फ्लेटेड डिमांड होती है, और क्योंकि पैसा खाने का जरिया बन जाता है फिर वो सूखा, वो गरीब आदमी जिसको कि पहुंचना है, जिसको कि सामान पहुंचना है, पीडीएस की बात कही गई। पीडीएस में जी आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाँ, जैसे आलोक सिन्हा ने कहा पीडीएस कितना इंपॉर्टेंट है, कमाल इस बात को रख रहे हैं कि जहां पर 70% से ज्यादा की स्थिति ऑलरेडी बन चुकी है, उसमें वो 20% के रेंज की अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो यानी कि अगर कोई बुंदेलखंड है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो वो अब सूखे के चपेट में आ चुका है। ये वो इलाके हैं जहां पर सरकारें अलग से, राज्य सरकार कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। जी शरद, ये नहीं, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं यूपी के जहां जो सफर करते हैं, जैसे ईस्टर्न यूपी है, वहां सूखा भी आता है और बाढ़ भी आती है, तो दोनों से लोग ग्रस्त हैं। मैं जो इस पे एम्फसाइज कर रहा था कि परमानेंट मेजर्स नहीं लिए जाते अगर ऐसी, तो फिर ऐसी इमरजेंसी ना आए। जैसा मिस्टर आलोक सिन्हा ने एक चीज जो पॉइंट आउट करी, इसका जो इफेक्ट होगा वो तो 6 महीने बाद होगा। जो आज के सूखा जो जिसका अंदेशा है अभी सूखा पड़ने का, उसका इंपैक्ट पड़ेगा 6 महीने बाद, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं इनके पास। फूड की क्राइसिस, अगर पीडीएस सिस्टम ठीक हो जाए तो फूड की क्राइसिस नहीं होगी, लोगों को इसकी अकाल वाली स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जब तक कि परमानेंट मेजर्स नहीं लिए जाएंगे टू डील विद ये ड्राउट सिचुएशन, ये स्थिति नहीं सुधर सकती है। ये बार-बार ऐसे आएगा और इनकी सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ, परमानेंट मेजर्स लेने की जरूरत है। सूखा आ गया तो आप निपटने की कोशिश करें, ये रास्ता नहीं। मेरे साथ प्रवीण झा आप जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, फिर आप सब लोगों को इस पैनल के एक कहानी दिखाऊंगा, हमारे एक और सीनियर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट, किस तरह से एक किसान जब आत्महत्या करता है उससे पहले अपने बच्चे से क्या कहता है। जरा समझिए, बड़ा बेचा जाता है ना, सारे नेतागण जो है कैंपेन करता है। अभी हाल में लोकसभा चुनाव खत्म हुए, कौन सा लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन नहीं रहा होगा जो किसानों को लुभाने के लिए किया गया होगा। सुनते सुनते, कार्यक्रम करते करते मैं थक गया हूं कि साहब बहुत अनाज है इस मुल्क में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दामों पर असर नहीं होता। ये कौन सी बाबूगिरी है, ये कौन सी नेतागिरी है, आप समझने की कोशिश करिए। नेता भाषण देने जाता है तो सबसे पहले अगर किसी के वोट मांगने की बात करता है तो वो किसान की, जातिवाद के अलावा। ये कड़वी सच्चाई है। और फिर भी हर सरकार बदलती है, उस किसान के लिए कुछ नहीं होता। सूखा पड़ता है तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो फाइलों में बैठकर योजनाएं बनाने लगते हैं और नेता बाइट्स देने लगते हैं। ये सब बड़ी गंभीर समस्या है। जरा देखिए और जानिए इस किसान के दर्द को एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये कोई हाथ हिलाने वाला कार्यक्रम नहीं है, ऐसे ऐसे करके, तो ये बड़ी गंभीर विषय का कार्यक्रम है। चाहिए आप देखिए, ना चाहिए तो मत देखिए, लेकिन मैं आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।